स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। रोहित जी, बाजार को लेकर आपके व्यू में 1 महीने पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव आया है और क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम बाजार ने पकड़ा है, अब बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ कंफर्टेबली क्रूज कर जाएगा यहां से? तो देखिए, बाजार में जो हमने जनवरी में गिरावट देखी उसका करीबन बाजार ने 60 to 80% रिट्रेसमेंट देख लिया है और नया हाई नहीं बनाया है अभी तक। उम्मीद जरूर जागृत हो गई है कि नए हाईज हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि ट्रेड डील हमारे सामने कंप्लीट हो चुकी है, तो वो एक जो प्रेशर पॉइंट था वो लोगों के मन से हट चुका है। बट ये डील आते आते जो समय लगा उसमें बाजार का जो नक्शा है वो थोड़ा बहुत बिगड़ा है। तो कुछ समय तक ये देखना पड़ेगा कि जो की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इनको बाजार पार कर पाता है कि नहीं। सबसे पहला जो लेवल है वो है 26,020 का। इसके आसपास हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये निकलता है तो उम्मीद थोड़ी बहुत होगी कि शायद नया हाई फिर से बन सके। बट अगर ये लेवल नहीं निकलता है तो हम लोग वापस नीचे की तरफ जाने लगेंगे 26,000 के आसपास। तो 26,000 के हम लोग वापस टेस्ट करेंगे। ये इस पे डिपेंडेंट है कि ऊपर का जो लेवल है ये निकलता है कि नहीं। इसमें जो दूसरा प्रेशर पॉइंट था जो कि काफी ईज होना चाहिए था ट्रेड डील के साथ साथ, ये था हमारे करेंसी पे। अपना करेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 92 तक पहुंच गया था और ट्रेड डील के बाद 90 तक आ गया, तो 2 रुपए नीचे तो हम लोग आ गए हैं। बट जो बॉटम इसका था करीब मई 2025 में हम लोग करीब 83 के आसपास थे और वहां से धीरे धीरे ऊपर आया। वो जो मैं अगर ट्रेंड लाइन खींचता हूं तो उसका सपोर्ट करीब 90.10 के आसपास है। तो यूएसडी आईएनआर को 90.10 के नीचे जाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि हाँ मेरी जो कमजोरी थी वो अब सुधर गई है, अब मैं कमजोर नहीं हूँ। जब तक करेंसी कमजोरी दिखाता रहेगा कहीं ना कहीं बाजार पे फिर से प्रेशर बनेगा। तो डॉलर का प्रेशर भी अभी तक मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरह की हट गया है। थोड़ा बहुत प्रेशर अभी भी बाकी है। एंड अगर ये 90.10 होल्ड करता है तो वापस हम लोग 90 to 93 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो ये शायद बाजार पे प्रेशर रखे। आखिरी चीज मैं बताऊंगा कि सीजनली जो है बाजार जैन फेब मार्च के बीच में हर साल एक करेक्टिव फेज में रहता है। और इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग ये सब फैक्टर्स को मॉनिटर करके अनुमान लगा सकते हैं कि आगे बाजार कैसे होने वाला है फेब एंड या अर्ली मार्च तक। और फिर उसके बाद जो हम लोग का ओवरऑल पिक्चर है जो बहुत उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सिर्फ एक लंबा कंसोलिडेशन ही था या फिर बाजार ने एक जनवरी में एक टॉप जो बनाया है वो एक मेजर टॉप है जो कि सरपास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। बट करंटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसमें बाजार में हम लोग चार्ट्स पे देख के बोलें कि नए हाइट्स की तरफ हम लोग इमीडिएटली चले जाएंगे। तो इट इज पॉसिबल कि 26,000 से फिर से सेलिंग प्रेशर बाजार में देखा जाए, इसके लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। अच्छा सर, ये तो थोड़ा तो ना मतलब कॉशियस रहने की ही सलाह है मार्केट में। 26,000 के आसपास तो फिर से बाजार आ गया है। रोहित जी, दो मोटा मोटी बड़े पिलर्स हैं बाजार के, एक बैंकिंग फाइनेंशियल है, दूसरा आईटी लंबे समय तक रहा। हालांकि आईटी में हमने रेवेन्यू ग्रोथ बहुत मिस होते हुए देखी है, 5-6% के रेवेन्यू ग्रोथ रह गए हैं। तो अगर हम दूसरा चक्का अगर हम खोजें जो बाजार को शायद आगे लेके जाएगा, आपके हिसाब से वो क्या होगा बैंकिंग फाइनेंशियल के अलावा? मेटल बहुत चल गए हैं, ऑटो में भी पैसे काफी बन गए हैं। तो आपके हिसाब से कन्विक्शन अब कहां पर ज्यादा रखना चाहिए? तो आपने सच बोला कि कई जो सेक्टर्स थे जिनके पीछे बाजार को चलना था उन्होंने ऑलरेडी काफी मूव्स दिए हैं। और उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने नया हाई तो बनाया बट बहुत दूर नहीं गए हम लोग। और उसमें भी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। शायद सिर्फ एक्सिस बैंक ने थोड़ा अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो बड़े वाले बैंक्स हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनकी सॉरी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक या आईसीआईसीआई, इनका परफॉर्मेंस काफी बिगड़ा हुआ ही रहा है इस दौरान। फिर भी फाइनेंशियल स्टॉक्स 2025 में आई थिंक वर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स क्योंकि
वैल्यूएशंस वर लो और पैसा जाए तो कहाँ जाए, तो उस हिसाब से बैंकिंग में कहीं ना कहीं बाइंग आई है, और स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज, इनमें काफी फायदा लोगों का निवेश करके हुआ है। क्या ये पैटर्न आगे भी चलेगा, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। अभी मैं बोलूंगा कि बैंकिंग भी कंसोलिडेट कर रहा है, बैंकिंग में बहुत बड़ी वीकनेस नहीं देखी गई है इस करेक्शन में भी। आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो काफी कम गिरे हैं आईटी सेक्टर के कंपैरिजन में। तो आईटी सेक्टर जो है वो काफी वीक हो गया है। आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट जो सपोर्ट लेवल्स बने थे अप्रैल और सितंबर में, वो लेवल्स टूटने तक आ गए हैं। तो आईटी सेक्टर से तो मैं दूर ही रहूंगा, ऑल्दो हिस्टोरिकली इट हैज बीन अ डिफेंसिव सेक्टर। बट इस बार जो है काफी पिटाई हो रही है और काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आईटी सेक्टर को तो नहीं टच करना चाहिए। उसमें ये होप नहीं लेके बैठे रहें कि कहीं ना कहीं वो रिवाइव होगा और वापस हम लोग को पॉजिटिव रिटर्न्स देगा। आई थिंक वो होप लेके बैठना गलत हो जाएगा। उससे बेटर तो शायद बैंकिंग ही रहे कि एटलीस्ट डाउन साइड कम हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी कम है। तो नए सेक्टर्स अगर मैं ढूंढने जाऊं, आपने जैसे मेटल्स की बात करी, मेटल्स में एक काफी रोटेशन होता है। ये जो मेटल्स का और कमोडिटीज का रैली था, ये काफी अनोखा था। अनोखा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोना चांदी, बेस मेटल्स और एग्रो कमोडिटीज, ये टिपिकली जब हैं सबके सब साथ में चलते हैं। इस बार हमने देखा कि तेल का भाव जो है वो काफी हद तक दबा हुआ था, पूरे साल दबा हुआ था। और सबसे बड़ी तेजी हमने प्रेशियस मेटल्स में देखी। अब प्रेशियस मेटल्स की तेजी के पीछे पीछे पिछले लास्ट 3 महीनों में बेस मेटल प्राइसेस भी बढ़ने लगे, इसीलिए हमने देखा कि हिंडाल्को, नैल्को, ये सब कंपनियों में काफी तेजी हुई है। और अब जाके हम लोग शायद स्टील कंपनीज में भी पिछले कुछ दिनों में तेजी देख रहे हैं। पर मेरा मन ये कह रहा है कि जब गोल्ड सिल्वर में इतना बड़ा करेक्शन आया है और शायद ये करेक्शन पूरा नहीं हुआ हो, तो कमोडिटी सेक्टर में रोटेशन किधर हो सकता है। मेरी नजर जा रही है कहीं ना कहीं एग्रो कमोडिटीज की तरफ। और एग्रो कमोडिटीज के अंदर भी जो शुगर स्टॉक्स हैं, वो मेरा मानना है कि काफी अंडर वैल्यूड हैं। और अंडर वैल्यूड मतलब हद से ज्यादा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बुक वैल्यू से भी नीचे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप टू सेल्स रेशो है जो 1 से भी नीचे है। जबकि आज के बाजार में हम लोग ग्रोथ स्टॉक्स को देखते हैं, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स, तो काफी बड़े रेशियोज आते हैं। और ये सेक्टर के वैल्यूएशंस काफी कम है। तो आई थिंक एग्रो रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, एग्रो कमोडिटी रिलेटेड, उन पे शायद एक हिडन वैल्यू के बेसिस पे कभी ना कभी अपवर्ड मूव बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें कंपनियां जो हैं वो बहुत सारे मिड और स्मॉल कैप हैं। तो नाम लेना मुश्किल हो जाता है। बट शुगर मैंने ब्रॉडली एक सेक्टर बताया जो कि अंडर परफॉर्म काफी समय से कर रहा है। और शुगर प्राइसेस भी ग्लोबली जो हैं वो 52 वीक लोज पे हैं। तो कभी ना कभी मुझे लग रहा है वो घूम भी सकती हैं, क्योंकि कुछ जो दूसरे एग्रो कमोडिटीज है जैसे कि सोया मील ऑयल, सोयाबीन्स और सोया मील में हमने काफी अप मूव देखा पिछले कुछ दिनों में। और पिछले साल इनफैक्ट कॉफी प्राइसेस में ऐसी हमने अप मूव देखा था। वीट प्राइसेस हैं जो कि काफी नीचे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे शायद वैल्यू हो। और रोटेशन विद इन कमोडिटीज हो सकता है कि हम लोग मेटल्स और बेस मेटल्स को छोड़ के कहीं ना कहीं एग्रो रिलेटेड जो सेगमेंट्स हैं, उनमें शायद पैसा जाने की कोशिश कर सकता है और वहां पे शायद अपॉर्चुनिटीज मिले। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू थिंक। ठीक है, तो एग्रो कम्युनिटीज़ में मौके हैं और शुगर पे निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। रोहित सर, आपने रोटेशन की जो बात की, तो रोटेशन तो हम बैंकिंग में भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का शिफ्ट हम देख रहे हैं कि प्राइवेट टू पीएसयू हो रहा है। और हमने देखा कि पीएसयू बैंकों के नंबर भी दमदार आ रहे हैं। कल एसबीआई ने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन कंफर्ट पीएसयू बैंकों में ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक ये थोड़े कम अट्रैक्टिव हैं और पीएसयूज पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए? तो सी वैल्यूएशंस के बेसिस पे तो अट्रैक्टिव सब हैं, बट बाजार उनको इतना महत्व नहीं दे रहा है। पीएसयू स्टॉक्स में एसबीआई ने परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया। दूसरे बैंक्स में परफॉर्मेंस एवरेज बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनपीए इश्यूज भी दिखे तो वो स्टॉक्स थोड़े बहुत पिटे। और सेकंड लाइन पीएसयू बैंक्स में जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस और भी वीक है। तो चुनिंदा जो टॉप बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस सबसे आगे है।
और दूसरे जो हैं वो पीछे-पीछे चल रहे हैं, बट उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर मैं पीएनबी की बात करूँ तो उसने पिछला जो लास्ट ईयर का हाई है वो भी नहीं निकाला, और एसबीआई जो है वो नए हाई पे नए हाई बनाया जा रहा है। तो काफ़ी डाइवर्जेंस बनने लग गया है पीएसयू बैंक्स के अंदर भी। शुरू में सब एक साथ चल रहे थे, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें अभी 1 या 2 जो कंपनियाँ जिनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, वो ही ऊपर हैं, और बाकी के दूसरे जो हैं वो अभी नहीं चल रहे हैं। तो यू विल हैव टू बी सिलेक्टिव इवन विद इन पीएसयू बैंक्स। हम लोग सबका सब नहीं पकड़ के लेके बैठ सकते हैं कि सबका सब ही ऊपर जाएगा। रोहित सर, एक आखिरी सवाल। अर्निंग सीजन कुछ दिनों में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, 4-5-6 दिन और अभी अर्निंग्स आएंगी, और निफ्टी के तो मतलब 4-5-6 नतीजे मुझे लगता है मुश्किल से बचे होंगे। आपने कैसे रीड किया है सर? और पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, Q2 से उम्मीद मत कीजिए, Q3 काफी अच्छा आएगा और वहां से एक री रेटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या आपको ग्रीन शूट्स दिखाई दिए हैं Q3 में, या फिर हमें Q4 या उससे आगे का वेट करना पड़ेगा? तो नहीं, ये क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहा शायद जितना लोगों ने सोचा था। आई वुड से इट हैज़ बीन एवरेज। अर्निंग्स ग्रोथ रेट जो है वो डबल डिजिट्स तक आने की कोशिश करी है, बट इट्स स्टिल नॉट वेरी वेरी स्ट्रांग। तो अक्टूबर में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, दिसंबर में सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आगे के क्वार्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ के लिए जो सबसे बड़ा जो आइटम है, जो मैक्रो नंबर्स में हम लोग देखते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, वो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है एट 7.5% रियल जब हम लोग बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके पीछे पीछे अर्निंग्स नंबर्स आ क्यों नहीं रहे हैं, और इसका कारण है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और रियल जीडीपी में फ़र्क सिर्फ इन्फ्लेशन का होता है। रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन इज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो मतलब है कि जो हमारा इन्फ्लेशन डेटा है, नंबर्स हैं, वो इतने कम हो गए, ऑलमोस्ट डाउन टू 1% और 2%। और जब इतने कम हो जाते हैं तो आपका जब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है 10% से भी कम था पिछले साल, तो अर्निंग्स ग्रोथ पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। अभी करंट बजट जो पिछले हफ्ते अनाउंस हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने अराउंड 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग इन्फ्लेशन करीब 3 या 4% से ज़्यादा नहीं उम्मीद रख रहे हैं। बट हिस्टोरिकली हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है 14% 15% पे चला है, एंड दैट इज व्हेन अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये एक थोड़ा डाउट है एक मैक्रो नंबर में। तो इसमें क्या हो जाता है कि फिर आप ओवरऑल मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ पे बेट नहीं ले सकते हैं। आपको अगर निवेश करना है तो आपको इंडिविजुअल जो कंपनीज हैं उनके पैटर्न्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि चलो ये कंपनी है, इसमें पर्टिकुलर ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि उसने कुछ प्रोडक्ट नया निकाला, या फिर उसमें जैसे कमोडिटी साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं कि कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है, कुछ पर्टिकुलर रीजन जिससे कि वो पर्टिकुलर स्टॉक में अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, उस तरह का निवेश करना पड़ेगा। तो रिसर्च का काम थोड़ा बढ़ जाता है। ब्रॉड नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आगे जैसे आपने बोला फोर्थ क्वार्टर तक भी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा अगर ओवरऑल निफ्टी अर्निंग्स की बात हम लोग करें। जी। बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स हैं सर, बहुत ही क्रूशियल भी हैं हमारे दर्शकों के लिहाज से। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े और अपनी तमाम मुद्दों पर विस्तार से, बहुत ही बारीकी से आपने चीज़ों को सामने रखा। थैंक यू सो मच रोहित सर, फिर आपसे मुलाकात जल्दी होगी। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। शुक्रिया।